पीएसयू स्टॉक्स जैसे एनएचपीसी, एसजेवीएन, इरेडा। फॉर एग्जांपल आपके रेलवेज के स्टॉक्स जिसमें आरबीएनएल, आईआरएफसी, एयरकॉन, इतनी सारी कंपनीज पीएसयूज में 2024 सितंबर से लेकर के आज की डेट तक फ्लॉप पड़ी हैं। कुछ नहीं मिल पा रहा है इन्वेस्टर्स को अपने टॉप हाई से। ये स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और इनको क्या डिमांड है? अगर हम इरेडा की बात करें, यहां पर आपके रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, इन कंपनीज की जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट आप और भी पीएसयूज देख सकते हो मार्केट के अंदर जो कि अवेलेबल है। ये स्टॉक्स क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या इनका जो लोन डेट अमाउंट है वो इंक्रीज ज्यादा हो चुका है और प्रोजेक्शन कंपनी का कम है, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट वो लो है और लोन डेट ज्यादा है? एक ये कंसर्न है। क्या आपको पता है ये पॉइंट? इरेडा के पिछले वीडियोस देखना, आपको मिल जाएंगे। एनएचपीसी, एसजेवीएन के वीडियोस अवेलेबल चैनल पर, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इन सबकी। रेलवेज में जरूरत क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ बजट इज अ मेजर कंसर्न इन रेलवेज, जो कि पिछले साल के बजट में भी देखने को मिला था, इनफैक्ट इंटरिम बजट में भी देखने को मिला था। अब आने वाला बजट क्या रेलवेज के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि एलोकेशन इंप्रूव होना जरूरी है एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स, जो कि डिमांड पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से रही है। जो डिमांड पिछले दो बजट से रही है वो फुलफिल अभी तक नहीं हुई है। क्या आने वाले बजट में वो डिमांड फुलफिल हो सकती है? और जो भी बजट आता है उसका एग्जीक्यूशन कितना जल्दी डेवलप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे से सारे पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। अब शुरुआत करते हैं आईआरएफसी से। नेक्स्ट हमारा स्टॉक रहेगा आरबीएनएल। दोनों ही कंपनीज ने 2020 से लेकर के 2024 तक बहुत तगड़े रिटर्न दिए, बट अब ये कंपनीज फीकी पड़ी है। आईआरएफसी फोकस में है क्योंकि आईआरएफसी 2981 करोड़ का बॉन्ड इशू कर रहा है फंड रेज के लिए। ये किसी भी कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है। फंड रेज करना, बॉन्ड इशू करना, वारंट इशू करना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये सब चीजें किसी भी कंपनी के लिए एक नींव का पत्थर होती है। ठीक है, तो ये एक कंपनी के लिए, कंपनी के पर्पस से अगर देखें तो ये पॉजिटिव अपडेट है। इन्वेस्टर के पर्पस से देखें तो इन्वेस्टर्स को इस अपडेट का कुछ नहीं मिलता है। कंपनी इन अपडेट से क्या होती है? स्ट्रांग होती है, नींव स्ट्रांग होती है कंपनी की। स्टॉक का पी 22.2 का है और बुक वैल्यू भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। कंपनी यहां पर आपको बहुत स्ट्रांग दिखेगी। पहले ये 6 फेजेस में कंपनी आपको लगेगा कि भैया बहुत बढ़िया कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का अच्छा, उस पर नहीं जाएंगे डिविडेंड पे। ठीक है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये बढ़िया बात है, बस इतना आप जान लो इस चीज को। एक इश्यू इस कंपनी के अंदर है, सितंबर 2024 के बाद से गिरावट क्यों है? गिरावट के पीछे का मेजर रीजन जो आपको दिखेगा ना, वो इसके रिवेन्यू ग्रोथ पर दिखेगा। आप देखो 2024 सितंबर तक आते आते कंपनी का रिवेन्यू परसेंटेज 8%, 16%, 18% से गिरकर आ गया 2% पे। और उसके बाद रिवेन्यू परसेंटेज कंपनी का जो एनुअल बेसिस पर होता है वो और ज्यादा गिरा। मार्च में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई थी 2025 के, तो शेयर भी बढ़ता देखने को मिला उस टाइम पर। यहां पे शेयर भी बढ़ता देखने को मिला, लेकिन फिर से सितंबर का क्वार्टर आता है और कंपनी माइनस ग्रोथ में चले जाती है। आपको पता होना चाहिए कि कोई कंपनी किस तरह का ग्रोथ दे रही है। क्या अब हम यहां पर इंप्रूवमेंट का वेट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर में? तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का कैसा था। 6764 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। क्या लगता है कि कंपनी ये इंप्रूवमेंट कर पाएगी इस बार रिवेन्यू ग्रोथ में? इसके चांसेस 50-50 है। मतलब कंपनी 1% की रिवेन्यू ग्रोथ पर भी आ सकती है। उसके बाद कंपनी को फर्दर इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी ये इंप्रूवमेंट कर पाती है तो ही आपको शेयर पे वापस से तेजी दिखेगी। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आना जरूरी है और वो आता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से। हायर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, हायर विल बी ग्रोथ इन रेवेन्यू एज वेल एज ऑन चार्ट पैटर्न। तो बस यही एक छोटा कंसर्न है आईआरएफसी के अंदर। और एक पॉइंट यहां पर जरूर नोट करना, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हो ये किसी मनी कंट्रोल के फॉरम से ये कमेंट है। हाफ पेशेंस, किसी इन्वेस्टर का ये कमेंट है बेसिकली। हाफ पेशेंस एंड कीप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ऑन
फॉर द टाइम बीइंग एंड एक्यूमुलेट इट हैज गॉट ऑल द पोटेंशियल टू राइज। देखो यार, मार्केट में ऐसे बहुत से स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिनके पास पूरा पोटेंशियल है बढ़ने का, लेकिन आप अगर इस तरह से काम करोगे ना कि भैया हर डिप पर जाकर के खरीद के बैठ जाओ क्योंकि भैया कंपनी में पोटेंशियल है बढ़ने का, तो भैया एक टाइम आएगा आपकी वो डिप ही खत्म हो जाएगी। कितना डिप करोगे, कितना डिप करोगे। इसी वजह से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में। आप हर 5% की गिरावट पर एंट्री नहीं कर सकते। एक स्ट्रैटेजी चलाओ, चार्ट को देखो कि आपके क्रूशियल बेसिस कहां पर है। फॉर एग्जांपल आज के सेशन के अंदर आईआरएफसी लिमिटेड एक इंपॉर्टेंट बेस पर है। ये आईआरएफसी का चार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट बेस ट्रेंड है आईआरएफसी लिमिटेड का। ऑलरेडी स्टॉक ने इस बेस ट्रेंड को तोड़ दिया है। अब जो आपका नेक्स्ट बेस ट्रेंड आता है वो अराउंड 112 से लेकर के 116 के बीच का है। 112 से 116 का ये आपका बेस ट्रेंड है। तो आपको ये देखना है कि स्टॉक कर क्या रहा है। गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, गिरते हुए बेसिस हो रहे हैं, तो भैया ये बेस लाइन अगर आपकी टूटती है तो ये गिरावट और बढ़ी जाएगी। यानी आपको दिसंबर क्वार्टर का वेट करना ही पड़ेगा कि कंपनी का एनुअल बेसिस पर ग्रोथ कैसा आने वाला है। बाय द डिप आप हर समय बैठ करके नहीं कर सकते। कोई करोड़पति है तो भैया उसके लिए बाय द डिप एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट जरूरी नहीं कि एक करोड़पति के लिए एक स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए भी अच्छी हो। हमारी पॉकेट इतना अलाउड नहीं करती, भैया मेरी तो नहीं करती है, मुझे आपका नहीं पता, ठीक है। लेकिन हर 5% या 10% की गिरावट पर बाय द डिप कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है ही नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो यस उनके लिए स्ट्रैटेजी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छी नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी की पोजीशन, सेक्टर की पोजीशन, सब चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आप गिरावट में हो, आपको एवरेजेस करने हैं तो वहां पर ये सब पॉइंट्स आपको देखने पड़ते हैं। अब आते हैं आपके आरवीएनएल पे। आरवीएनएल अभी भी अपने पीक से 50% की करेक्शन पर है, ठीक है। 50% की करेक्शन पर प्राइस टू अर्निंग जो है वो 44 टाइम्स मल्टीपल पर है और 5 ईयर एवरेज मल्टीपल जो है कंपनी का वो 23 टाइम्स है। आरवीएनएल में रिटर्न क्यों नहीं आ रहे? क्या यहां पर भी सिमिलर सिचुएशन है? 58.4 का आपका पीई है, बुक वैल्यू 45.8 की है, तो पीई अब आप कहोगे भैया थोड़ा सा हायर पीई है, यानी यहां पर भी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का कट हो रहा होगा। तो एक बार कंपनी का ग्रोथ देखते हैं। अभी जो भी पॉइंट आप यहां पर समझ रहे हो ना, इनको आप क्या करो, किसी भी स्टॉक पर रखना जरूर जाकर के। जब तक आप इन चीजों को नहीं इंप्लीमेंट करना सीखोगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा भैया, बाय द डिप कर लो। अभी एक कमेंट मैं आपको और दिखाता हूं, ये आरवीएनएल के फोरम से लिया है मैंने ये वाला कमेंट। नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आरवीएनएल, अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग। भैया लोग इस तरह की चीजें पढ़ करके ना ज्यादा जल्दी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, कहते हैं भाई अच्छा जी ऐसा होने वाला है, यहां से ऊपर ऊपर जाएगा, चलो जी एंट्री कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलतियां हैं। जब तक आपने रिसर्च नहीं करा, इस तरह की बातों में आकर के अगर आप अपने डिसीजन लेने लगे, और हाँ कई बार देखो होता है, आप कहोगे भैया देखो उसने बोला था देखो बढ़ेगा, वो बढ़ गया। कई बार होता है कि चीजें इवैल्यूएट की जाती हैं और सही टाइम पर कोई तुक्के वाला स्टेटमेंट भी एकदम सही चले जाता है, पर जब तक आप सही रिसर्च नहीं करोगे ना, तुक्का भी नहीं लगने वाला। समझ रहे हो इस चीज को। अब आरवीएनएल में क्या सिचुएशन है, तो भैया आरवीएनएल क्या कर रहा है आपका, यहां पर सितंबर 2024 तक आपका नेगेटिव ग्रोथ था, बट मार्च 2024 में कंपनी का पॉजिटिव ग्रोथ था। तो बीच बीच में कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिया है 20-17% तक का, और नेगेटिव अगर आया तो वो 1% या 2%, उसके ज्यादा नहीं आया है, ठीक है। अगर हम ग्रोथ परसेंटेज अभी कंपनी का देखें तो सितंबर 2025 में कंपनी का ग्रोथ आया था अराउंड 5.52%। उसके पहले तक कंपनी नेगेटिव ग्रोथ में चल रही थी। तो क्या रिसेंटली स्टॉक ने रिटर्न दिया है कुछ? ठीक है, एक बार यहां देखते हैं। तो सितंबर के टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक ने एक छोटा रिटर्न दिया, उसके बाद वापस से फॉल की तरफ चला गया। तो क्या हम दिसंबर से उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर हमको एक ग्रोथ दिखा सकता है? तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी का ऑलरेडी वीक देखने को मिला था इन कंपैरिजन विद कमिंग क्वार्टर्स एंड प्रीवियस क्वार्टर एज वेल। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आपको बढ़ता देखने को मिले दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी। तो ये उम्मीद यहां पर हम लगा करके चल सकते हैं कंपनी से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीजें मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ही ली थी।
बायर और सेलर का डिफरेंस बड़ा है, यहां पर 4,74,000 बायर है एंड 8,30,000 इस समय सेलर है। लेकिन अब पूरे रेलवेज को जरूरत क्या है, वही चीज जो वीडियो की शुरुआत में आप लोगों के साथ डिस्कस करी मैंने कि पीएसयूज में क्या डिमांड है, क्लीन एनर्जी में क्या डिमांड है और रेलवेज में क्या डिमांड है, वो है बजट का एलोकेशन। पिछले 2 बजट में मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं मीट अप हुई है। अब उम्मीद ये है कि इस बार 2026 में जो आपका बजट आएगा 2026-27 तक का, वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, 12% का इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। रेलवेज के अंदर 2.676 ट्रिलियन के अमाउंट के आसपास रेलवेज बजट देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंप्रूवमेंट रहेगा अगर इस तरह का बजट कंपनी आपके पास सरकार में आता है रेलवेज पर, तो ये रेलवेज के लिए एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन फिर वही आता है कि इन बजट का एग्जीक्यूशन टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले 2 बजट का एग्जीक्यूशन टाइमली नहीं हुआ है। 60% रहा, दिसंबर तक आता था सिर्फ 60% ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी भी जो आपका फाइनल बजट था उसका एग्जीक्यूशन भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट्स भी हमको ये देखने जरूरी है कि एग्जीक्यूशन टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा बजट का। अगर वो नहीं हो रहा तो भी सेक्टर नेगेटिव है और इस समय आपकी आरवीएनएल, आईआरएफसी सभी की सिचुएशन सिमिलर है, एयरकॉन वगैरह सभी की सिचुएशन एक जैसी ही देखने को मिल रही है। सभी स्टॉक एक टाइम पर अच्छा रिटर्न देकर के गए और सितंबर 2024 से सभी एक ही पैटर्न पर फॉलो अप कर रहे हैं। अब आरवीएनएल भी एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन पर है, 317 के आसपास ये आपकी बेस लाइन है। लगभग 3 बार यहां से रिटर्न दिया, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे तो 317 से ये छोटा सा रैली 322 तक का ये छोटा सा इंप्रूवमेंट आपको मिला जरूर होगा। तो ये है सिचुएशन इस समय दोनों ही कंपनीज की। और ओवरऑल आप इरकॉन को भी उठा करके देखो, सिमिलर सिचुएशन उस पर रखो, आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।